नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे मुद्रा की। इसमें हम लोगों ने दो वीडियो पे बातें करी थी, दो टॉपिक को समझा था। पहला था कि मुद्रा क्या है और दूसरा वीडियो था कि मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ मनी सप्लाई। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक क्या होते हैं, यानी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि अगर आप लोग वन बाय वन सारी की सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इधर उधर भटके तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक यानी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 4 प्रमुख उपायों का उपयोग करके धन आपूर्ति को मापता है और निगरानी करता है। अब आप लोग समझेंगे बात को कि हमारे भारत देश में जो भी बैंक काम करते हैं वे बैंक डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो भी टोटल मनी का फ्लो है वो होता है। और इसमें अग्रणी भूमिका होती है हमारे देश के केंद्रीय बैंक की, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग इन शॉर्ट आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, 4 प्रमुख उपाय लगाता है, 4 तरीके सुझाता है, जिनका प्रयोग करके, जिन 4 तरीकों का प्रयोग करके, कितने तरीके, 4 तरीके, तो 4 तरीकों का प्रयोग करके वह धन की आपूर्ति को मापता है, यानी देखता है कि हमारे देश में कितना मनी हमारे देश में सर्कुलेट हो रहा है, यानी हमारे पास मार्केट में कितने पैसे चल रहे हैं। ठीक है, और निगरानी भी करता है। क्यों निगरानी करता है? क्योंकि देखा जाता है ना कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कितना पैसा इशू किया हुआ है, कितना नोट इशू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने सिक्के इशू किए और उसके हिसाब से कितना सर्कुलेशन में है। कई बार क्या होता है ना कि जो बहुत सारे ऐसे नोट हैं नकली टाइप के, भी तो मार्केट में आ जाते हैं हवाला से, और भी जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा। तो यह जानकारी प्राप्त होती है और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं, तो ये समझने वाली बात होती है कि निगरानी का काम भी आरबीआई करती है, जिन्हें M1, M2, M3 और M4 के रूप में दर्शाया जाता है। और ये 4 तरीके, 4 उपाय कौन कौन से हैं? M1, M2, M3, M4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन उपायों में उनकी तरलता के आधार पर वर्गीकृत धन के विभिन्न रूप शामिल हैं। और जो ये 4 उपाय हैं ना, इन चारों के चारों उपायों में जो 4 तरीके हैं सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के, यानी मुद्रा पूर्ति के मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए, ये चारों उपाय हमें ये बताते हैं कि जो भी मुद्रा है उनकी तरलता देखी जाती है और उसी के हिसाब से वर्गीकरण होता है किसका? पैसों का। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुद्रा पूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल यानी सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 1977, जिसे हम लोग कहते हैं अप्रैल 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा पूर्ति का आकलन 4 संगठकों की सहायता से करता है, जो इस प्रकार से है। बात एकदम क्लियर है कि जो भी द्वितीय कार्यकारी दल है उसकी सिफारिशों पर हमारी कंट्री में इन द ईयर 1977 में यह सुनिश्चित किया गया कि संपूर्ण मुद्रा पूर्ति को 4 तरीकों से, 4 मेजरमेंट यानी 4 उपायों से मापा जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3 और चौथा है M4। अब बात करते हैं पहले की, M1 की। M1 अर्थात मुद्रा की पूर्ति की संकुचित धारणा
इसे हम लोग कहते हैं M1 आर नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। भारत जैसे अर्ध विकसित देश के लिए मुद्रा की पूर्ति की संकुचित धारणा अर्थात M1 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब भारत में क्या है कि भारत एक अर्ध विकसित देश है। ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द विकसित नहीं है, या फिर हम लोग कहते हैं कि विकासशील देश है। ये तीनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के देश में जहाँ पे इकॉनमी ग्रोइंग है और अभी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इकोनॉमी को सही करने के लिए, तो इस देश में यानी हमारे देश में जो M1 का कॉन्सेप्ट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। मुद्रा पूर्ति की इस धारणा अर्थात M1 के अंतर्गत अग्रलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है, और जो यह निम्नलिखित धारणा है इसके अंतर्गत बहुत सारे तत्व हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं। क्लियर है। अब कौन कौन से हैं? पहला है ए, जनता के पास करेंसी, यानी जो करेंसी नोट हो या फिर सिक्के हो जो हम सभी के पास हैं, हम लोग जनता है ना, यानी करेंसी विथ द पब्लिक। बी है बैंकों में मांग जमा, यानी डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, और जो भी बैंकों में हम लोग के पैसे जमा हैं उनकी बात की जा रही है। जो हम लोग एफडी के फॉर्म में, सेविंग बैंक में अकाउंट में डालते हैं पैसे, आरडी करते हैं, बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा होते हैं बैंकों में, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। सी है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि और कोई भी डिपॉजिट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा है। जैसे बहुत सारे बैंक हैं जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वे सारे के सारे बैंक कुछ अमाउंट ऑफ मनी जमा करते हैं आरबीआई के पास, ठीक है ना। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब इन सारी की सारी तीन बातों से फॉर्मूला क्या बनता है आप लोग समझेंगे, बहुत ही क्लियर है। M1 इज इक्वल टू जनता के पास करेंसी यानी C प्लस बैंक की जमा यानी DD, डिमांड डिपॉजिट जिसको हम लोग कहते हैं, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा यानी अदर डिपॉजिट। तो इंग्लिश में बनता है फॉर्मूला M1 इज इक्वल टू C यानी करेंसी प्लस DD यानी डिमांड डिपॉजिट प्लस OD यानी अदर डिपॉजिट। तो यह हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है M1 का। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, M2 की बात करते हैं। M2 में कहा गया है कि मुद्रा की पूर्ति M2 धारणा यानी M2 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, इसमें M1 के अतिरिक्त डाकघरों के बचत बैंकों की समस्त जमा को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने जितनी बातें करी M1 में, ठीक है ना, चाहे वह हमारे पास करेंसी की बात हो, डिमांड डिपॉजिट की बात हो या फिर अदर डिपॉजिट की बात हो, उस फॉर्मूले में हम लोग जब जोड़ देंगे डाकघरों से बचत बैंकों में जमा, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला पाते हैं M2 का, ठीक है। फॉर्मूला कहता है M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डाकघरों की बचत बैंकों में जमा, यानी जो भी डाक घर हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें भी सेविंग अकाउंट होता है और उसमें जो पैसे जमा होते हैं उनकी बात की जाती है हमारे पास M2 के कॉन्सेप्ट में। क्लियर है। अब बात आगे करते हैं। M3 तीसरा है। M3 या मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत धारणा, जो विस्तृत धारणा बताती है। M3 आर बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा की विस्तृत धारणा में M1 जनता के पास करेंसी प्लस जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा के अतिरिक्त बैंकों की सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट भी शामिल है। बात क्या कहा गया है, जब हम लोग बात करेंगे M3 के कॉन्सेप्ट की, तो M3 के कॉन्सेप्ट में M1 जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग मर्ज कर देंगे बैंकों की सावधि जमा, यानी हम लोग कुछ पैसे
जमा करते हैं एक निश्चित समय के लिए कि हमें 5 साल बाद 6 साल बाद हमें पैसा यह वापस चाहिए, इसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्लियर है? फॉर्मूला कहता है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ ना कि हम लोग M3 की बात करेंगे तो M1 जो पहला कॉन्सेप्ट था उसको और हमारे पास सावधि जमा को कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे चौथा है M4 मुद्रा पूर्ति की M4 धारणा, यानी M4 कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। M4 मुद्रा की पूर्ति की सबसे अधिक विस्तृत धारणा है। इसके अंतर्गत M3 के अतिरिक्त डाकघरों की कुल जमा शामिल होती है, चाहे ये बचत बैंकों द्वारा की जाए या अन्य स्कीमों द्वारा की जाए। अब यहाँ पे बात समझेंगे हम लोग, तो M3 का कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ेगा और इसके साथ साथ जो भी डाकघर हैं उसमें कोई भी स्कीम लगा करके पैसा जमा किया गया है तो उस सारे के सारे पैसे को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। यानी जो M4 का कॉन्सेप्ट है, इस M4 के कॉन्सेप्ट में हमारे पास M3 आता है और प्लस डाकघर में जमा आता है। और M3 का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? M3 में कहा गया कि M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। तो यहाँ पे क्लियर हम लोग समझ सकते हैं कि M4 का कॉन्सेप्ट सभी जो भी एलिमेंट्स हैं सबको समाहित करता है अपने आप में, तो M4 का कॉन्सेप्ट सबसे ब्रॉड हो जाता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत में किस तरीके से मुद्रा पूर्ति की मापकता होती है, यानी मुद्रा पूर्ति को किस तरीके से मापा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, जान लिया है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप लोग बेहिचक अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।